ऑलराइट, हाय गाइस। देखिए, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। सेक्शन 3 BS जो लिखा है, इसमें एक बहुत क्लियर डिक्लेरेशन है, एक चीज़ बड़ी साफ साफ लिखी है कि अगर आपको कोर्ट में एविडेंस देना है तो सिर्फ दो चीज़ों पे दे सकते हो आप। या तो आप फैक्ट इन इशू पे दे सकते हो, या तो आप एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट पे दे सकते हो, और तीसरी किसी भी चीज़ पे एविडेंस अलाउड नहीं होता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अपन को पता हो कि फैक्ट इन इशू क्या है और रेलेवेंट फैक्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट इन इशू। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो आपको फैक्ट इन इशू दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इस चार्ट को पढ़ना कैसे है, देखिए, ये जो एग्जिस्टेंस है ये किसी के साथ भी जा सकता है। एग्जिस्टेंस राइट के साथ भी जा सकता, लायबिलिटी के साथ भी जा सकता, डिसेबिलिटी के साथ भी जा सकता। उसी तरीके से नॉन एग्जिस्टेंस भी राइट के साथ, लायबिलिटी के साथ या डिसेबिलिटी के साथ जा सकता है। और फिर नेचर और एक्सटेंड भी इसी तरीके से जाएगा। हम लायबिलिटी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये चार्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में मैंने एक्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि जज साहब एक्स ने मर्डर किया है, तो मैं कोर्ट में एक्स की लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जज साहब ही शुड बी मेड लायबल, इसने मर्डर किया है, इसको लायबल करो। तो मैं चाहता हूं कि उसकी लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस प्रूव किया जाए। अब वहीं पे एक्स खड़ा है कोर्ट में। अब वो चाहता है कि अरे बाप रे, मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। तो वो क्या प्रूफ करेगा? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हिज लायबिलिटी। वो कहेगा नहीं भैया, मैं तो लायबल नहीं हूं। वो अपनी तरफ से फैक्ट्स पेश करेगा, वो अपनी तरफ से एविडेंसेस देगा। तो कोई भी फैक्ट जो उसकी लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस साबित करे, मेरी तरफ से कोई भी फैक्ट मैं दूं जो उसकी लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस साबित करे कि हाँ जज साहब वो लायबल है, वो फैक्ट इन इशू है। उसकी तरफ से, एक्स की तरफ से, कोई भी ऐसा फैक्ट जो उसकी लायबिलिटी का नॉन एग्जिस्टेंस साबित करे कि नहीं जज साहब मैं लायबल नहीं हूं, देखिए ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो कोई भी फैक्ट अपनी तरफ से वो पेश करता है जो उसकी लायबिलिटी का नॉन एग्जिस्टेंस साबित करता है कि उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो हो जाएगा फैक्ट इन इशू। नेचर और एक्सटेंट को समझते हैं। देखो, नेचर में क्या होता है, तुमने सुना होगा कि जब भी किसी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर गलत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से अगर किसी को मारा गया है ना, तो वहां पे मारने वाले को फांसी की सजा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसका कीमा बना दिया, कीमा बनाने के बाद उसको खा भी रहा है, कैनिबलिज्म कर रहा है। अगर बहुत बुरी तरीके से मारता है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल करेगा और उसको फांसी की सजा दी जाती है। अदरवाइज गोली से मारा है या रॉड से मारा है तो उसको फांसी की सजा नहीं देते, उसको इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देते हैं। तो नेचर उसकी लायबिलिटी का क्या रहेगा? क्या उसको फांसी ही देंगे या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट देंगे? कौन सा ऐसा फैक्ट है जो नेचर बताएगा? जैसे मैं बोलूं कि अगर उसने कीमा बना दिया तो ये एक फैक्ट है जो उसकी लायबिलिटी को बढ़ा सकता है। अगर मैं बोलूं कि नहीं, कीमा बना के नहीं मारा, डायरेक्ट गोली मार दी, तो वो भी एक फैक्ट है जो उसकी लायबिलिटी को रखेगा, तो लेकिन इस लेवल पे नहीं कि उसको फिर मौत की, वो जो है मौत की सजा या फिर फांसी की सजा दे दी जाए। तो नेचर इस तरीके से हो गया। एक्सटेंट क्या होगा? एक्सटेंट मतलब कोर्ट ने मान लो डिसाइड किया कि नहीं भाई इनको फांसी की सजा नहीं देंगे, इनको अपन जेल में डालेंगे। तो जेल में कितने समय के लिए? 10 साल, 20 साल, 30 साल, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कितना समय उनको रखेंगे, वो जो है उस पर कोई भी फैक्ट अगर आप देते हो तो वो भी फैक्ट इन इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ये दिखाते हो कि उसने बड़ी खराब तरीके से मारा था, तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा होगी, हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक उसकी सांस है तब तक वो जेल में रहेगा। लेकिन हो सकता है कई बार लोग गलती से मर जाते हैं, या फिर कई बार किसी को मारना ज़रूरी भी होता है, तो उस केस में हो सकता है इसकी लाइबिलिटी हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। आदमी कोर्ट जो है 8 साल, 10 साल, 12 साल दे के छोड़ दे। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे एक्सटेंट तय हो रहा है कि कितनी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो भी फैक्ट इन इशू होगा। अब मैंने आपको लायबिलिटी से रिलेट करके सारा एग्जाम्पल दे दिया, उसी तरीके से आप लायबिलिटी को छोड़ के राइट का अलग से एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपके राइट का एग्जिस्टेंस दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो है तुमने एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया कि मैं 10 साल काम करूंगा यहाँ पे। कंपनी ने 1 महीने बाद ही तुम्हें निकाल दिया,
तो तुम कोर्ट में जाओगे और तुम एग्जिस्टेंस ऑफ राइट अपना प्रूव करोगे कि मेरा 10 साल कंपनी में मेरा राइट था कि मैं 10 साल कंपनी में काम करूं, लेकिन उन्होंने मुझे एक महीने बाद ही निकाल दिया। तुम समझ पा रहे हो? इस तरीके से तुम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट। कंपनी नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करेगी कि नहीं भैया इनका कोई राइट नहीं था, हम तो इनको एक महीने बाद भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से नेचर एक्सटेंड, फिर तुम डिसेबिलिटी पे आ सकते हो। डिसेबिलिटी का मतलब जान लो बस। डिसेबिलिटी का मतलब होता है लीगल डिसेबिलिटी। जैसे हम तुम हैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लीगली डिसेबल्ड हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे अगर तुम्हें ये चीज़ याद हो जाती है तो तुमको फैक्ट इन इशू में कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अपन समझते हैं रेलेवेंट फैक्ट। देखो रेलेवेंट फैक्ट में क्या है, दो फैक्ट्स होते हैं। रेलेवेंट फैक्ट में हमेशा दो फैक्ट होंगे। एक फैक्ट तो केस का कोई फैक्ट है, मान लो हमारे पास कोई केस है, उसका कोई एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ए केस। ये जो फैक्ट टू है, ये पता नहीं कैसा फैक्ट है, अपन को नहीं पता ये कैसा फैक्ट है। फैक्ट टू फैक्ट वन से इस तरीके से कनेक्टेड है जैसा कि सेक्शन 4 to 50 बीएसए में दे रखा है। ये फैक्ट टू फैक्ट वन से इस तरीके से कनेक्टेड है जैसा सेक्शन 4 से 50 तक दे रखा है। अगर इस तरीके से कनेक्टेड है तो फैक्ट टू भी रेलेवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बच्चा है अपनी छत पे खड़े हो, मान लो 2 साल का बच्चा है और अपनी छत पे खड़े होके माँ माँ करके रो रहा है। ठीक है, अब तुम ये पूछो कि सर ये रेलेवेंट है कि नहीं जो बच्चे का रोना है, तो कभी भी एक फैक्ट को देख के मैं रेलेवेंसी नहीं बता सकता। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट बताता हूँ। वो बच्चा इस वजह से रो रहा था क्योंकि नीचे उसके माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही थी और बाप ने गुस्से में आके माँ का मर्डर कर दिया और माँ को जला रहा है या बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। बच्चा उससे घबरा के परेशान होकर, 2 साल का बच्चा है, कुछ कर नहीं पा रहा, छत पे आके माँ माँ करके रो रहा है। तो अब तुम्हारे दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हुई कि ये फैक्ट वन है जिसमें बाप माँ को मार रहा है, और ये फैक्ट टू है जिसमें वो बच्चा जो है छत पे खड़ा होके माँ माँ करके रो रहा है। और ये जो फैक्ट टू है दैट इज इफेक्ट ऑफ द क्राइम। टू की क्राइम हो रहा है, उसका एक असर ये है कि बच्चा छत पे जाके परेशान होकर तड़प रहा है कि हम क्या करें कैसे करें। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द क्राइम। सेक्शन 5 में इफेक्ट ऑफ द क्राइम जो है ना, एक रेलेवेंसी का फैक्टर है। इफेक्ट ऑफ द क्राइम में जैसे लिखा है ना 4 से 50 तक में किसी भी तरीके का लिंक हो, तो सेक्शन 5 में इफेक्ट एक तरीके का लिंक है। अगर आप 4 से 50 में कोई भी लिंक बैठा लेते हो तो ये वाला जो फैक्ट टू है वो अपने आप में रेलेवेंट हो जाता है। जैसे बच्चे का रोना, बच्चे तो हर रोज रोते हैं, हर जगह रोते हैं, तो वो कहाँ से रेलेवेंसी हो गई। लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो उसकी माँ को मारा जा रहा था इसलिए वो बच्चा रो रहा था, और वो इफेक्ट ऑफ द क्राइम है, इफेक्ट सेक्शन 5 में दे रखा है, और इस वजह से सेक्शन ये जो F2 है, जो बच्चे का रोना है, वो भी रेलेवेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच।